नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी दौर के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। और इसके पहले तमाम विपक्षी दलों की ओर से खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चले। और इस 7वें चरण के प्रचार में भी बीजेपी की ओर से आरक्षण का मुद्दा जमकर उठाया गया, जिसमें बीजेपी ने दावा किया कि इंडी गठबंधन वाले ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने वाले हैं। वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया। जहां बीजेपी की ओर से आरक्षण, जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार जबरदस्त और जोरदार रहा। और अब बारी है 7वें दौर के जो मतदान है, यानी कि 7वें दौर का मतदान होगा। और 7वें दौर के मतदान के बाद नतीजों की बारी है, जो 4 जून को देश के सामने आएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर देश में किसकी होगी अगली सरकार। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे पल पल की जो अपडेट होगी वो हम लेंगे। लेकिन उसके पहले तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से धुआंधार प्रचार हुआ है 7वें दौर के मतदान से पहले। उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो भी आपको तस्वीरों में यहाँ नजर आ रहे हैं। ये 8 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से पूरी जोर आजमाइश जो है वो सभी पार्टियों के नेताओं की ओर से की गई है। और अपने अपने जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी सूरत में बाजी जो है वो हाथ से निकल ना पाए। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, ताबड़तोड़ रोड शो उनकी ओर से किए गए। और देखिए उसका असर भी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसके बाद बारी आती है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में काफ़ी ऊपर रहते हैं। और उनकी ओर से भी सैकड़ों रोड शो किए गए हैं, सैकड़ों जनसभाएं उन्होंने की हैं, रैलियां की हैं। और उसके बाद बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो उन्होंने भी जमकर चुनाव प्रचार किया बीजेपी के लिए। और अब हालांकि जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईश्वर की प्रतिमा के दर्शन किए, कन्याकुमारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। इसके पहले ही हम आपको बता रहे थे, इस बारे में हमने आपके जानकारी दी थी, लेकिन अब ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि चुनाव प्रचार अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, उसके बाद अब सीधे वो कन्याकुमारी पहुंचे हैं। और यहाँ पर वो ध्यान लगाएंगे 1 जून को भी, यानी कि जिस दिन मतदान होना है उस दिन भी वो वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और ये मंदिर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। और जो तमाम पुजारी हैं मंदिर के, वो विधिवत रूप से उनको पूजन अर्चन यहाँ पर कराते हुए इसकी ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कन्याकुमारी की तस्वीरें, जहाँ पर पीएम मोदी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें और अब 2024 की बात करें, तो जैसे ही चुनाव प्रचार संपन्न होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन होने के लिए इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेंगे। 2019 की बात करें तो 2019 में भी आपने देखा होगा कि वो इसी तरीके से ध्यान में लीन नजर आए। 2014 में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली। तो पीएम मोदी की ओर से लगातार ऐसे प्रयास जो हैं वो किए जाते रहे। हालांकि इसको भी विपक्ष मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ध्यान में लीन हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका सीधा प्रसारण टीवी के ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करेंगे। और ऐसा कहने वाली सबसे पहली थी बंगाल के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा कि हम इसीलिए इस बात की शिकायत करेंगे। हालांकि इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि अगर पीएम मोदी ध्यान में लीन रहते हैं तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्यान करें, उनको पूरा अधिकार है, वो इसका राइट रखते हैं, लेकिन उसका सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए। अगर उसका सीधा प्रसारण होता है तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन होगा और इस पर फिर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। खैर, एक बार फिर से अपने मुद्दे पर लौटते हैं। और ये 8 तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा की हम बात कर चुके हैं, उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। और अमित शाह ने भी पूरा जोर लगा दिया। तमाम जो रैलियां हैं, रोड शो उनकी ओर से किए गए, बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के ऊपर जमकर प्रहार किया, जुबानी वार किया। तेजस्वी यादव की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता हैं आरजेडी के, उनकी ओर से भी बिहार में सियासी हवा को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी
जोर आजमाइश की गई है। हालांकि इंडी गठबंधन जो है वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और तेजस्वी यादव ने न केवल अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, बल्कि उन्होंने इंडी गठबंधन के जो बाकी नेता, जो बाकी प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी वोट की अपील करते हुए वो नजर आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पूरी तरीके से वो चुनाव प्रचार में लीन नजर आई और किस तरीके से उन्होंने रोड शो किए, किस तरीके से देखिए यहाँ पर महिलाओं के साथ वो आपको नजर आ रही हैं और जो पारंपरिक नृत्य है पश्चिम बंगाल का उसमें उन्होंने ताल मिलाई है यहाँ तमाम महिलाओं के साथ, यानी कि चुनाव प्रचार के एक अलग ही अंदाज उनका यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी आप देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी से ज़्यादा सक्रिय इन चुनावों में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो नजर आई और पीएम मोदी की ओर से जो जुबानी वार किया गया उस पर सीधा हमला अगर किसी ने किया, सीधा पलटवार अगर किया तो उसका नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। यानी कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से ज़्यादा परिपक्व चुनाव प्रचार में भी प्रियंका गांधी जो है वो नजर आई और उन्होंने पीएम मोदी की ओर से जो वार हुआ उस पर पलटवार किया, लेकिन राहुल गांधी वही रटी रटाई बातें करते हुए नजर आए। हालांकि तस्वीरों में आपको हम दिखा भी रहे हैं कि राहुल गांधी की ओर से भी पूरी जोर आजमाइश की गई है और कांग्रेस पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि राहुल गांधी की ओर से जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और तमाम तरह की जो यात्रा निकाली गई उसका असर जरूर 4 जून को देखने को मिलेगा। हालांकि उसके पहले अब इस एक दौर का मतदान बाकी है, यानी कि 1 जून को 7वें दौर का आखिरी चरण का मतदान होना है, लेकिन उसके पहले किस तरीके से तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं की ओर से पूरी जोर आजमाइश की गई, पूरी ताकत लगा दी गई, पूरा जोर लगा दिया गया, उसकी तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी को भी आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं, सवाल हमारा यही है कि 4 जून को कितने नंबर किसको कितने मिलने वाले? क्या इंडी गठबंधन की ओर से जो लगातार दावा किया जा रहा है कि हम 272 का आंकड़ा पार करेंगे, जो जादुई आंकड़ा है उसको हम छूने वाले हैं, सरकार हमारी बनेगी, तो दूसरी तरफ एनडीए की ओर से 400 पार और बीजेपी की ओर से 370 का नारा दिया जा रहा है और बीजेपी की ओर से बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि भाई 272 का जो आंकड़ा है उसको तो हम पार कर चुके हैं, अब जो लड़ाई रह गई है, ये 7वें दौर की जो लड़ाई है वो सिर्फ 400 पार की है। बिल्कुल। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीच में जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो पंजाब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 7वें दौर में मतदान होना है पंजाब की सभी 13 सीटों पर और वहां पर किस तरीके से बीजेपी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रचार किया गया उसकी तस्वीरें भी आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से वार हुआ और फिर पलटवार हुआ, किस तरीके से जुबानी तीर चले एक दूसरे पर, वो जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। और तमाम जो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए, उनके पास दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, मैं आपको नहीं बोलूं। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है, हमने नहीं किया था। एक प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ क्या अज्ञान समझो या वो पढ़े नहीं महात्मा गांधी के बारे में, कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को। ये कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल गई, लोकतंत्र खटने पर पड़ जाएगा, तानाशाह बन जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुराने लोग जो यहां पर बैठे हैं, 1975 में, उसके पहले के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। पिटीशन था, हाई कोर्ट में पिटीशन हार गई। नैतिकता के नाते उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, देश में इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र का गला घोंट दिया। सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर आईटी से लेकर सीवीसी से लेकर ये जो घटा रहे हैं उसकी अहमियत, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग जो पहले संविधान को हम बदलाएंगे जो बोल रहे हैं, इस घटनाओं से, इस घटनाक्रम से हम कह रहे हैं कि ये बेस है उसका। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं।
ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। ऐसी बात करते हैं, दोबारा लाल महाराज तो उधर टेंट में भेजेंगे उधर। ये देखो, कोई ऐसा कभी हमारे पार्टी से बोला भी नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं। हम आदर करते हैं हर धर्म का, हर भगवान जिनकी जिनकी इच्छा है, उनकी आस्था है। ये उत्साह ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और ये पता लग गया है भैया, भाई और बहनों, कि यहाँ पे आंधी आने वाली है। कांग्रेस पार्टी का तूफान आ रहा है, हवा चल रही है। धमाके से यहाँ पे सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, राजा मोदी जी हैं। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से वार हुआ, फिर पलटवार हुआ, किस तरीके से जुबानी तीर चले, एक दूसरे पर कड़े प्रहार किए गए। उसकी ये बानगी यहां पर आपने देखी है। किस तरीके से आपने देखा कि 7 दौर का ये मतदान, हालांकि 7वें दौर का मतदान अभी होना है, लेकिन पिछले 6 चरण का हमने आपको दिखाया कि कैसे कैसे जो है एक दूसरे पर हमला किया गया, किस तरीके से हमला किया गया। और अब 7वें दौर से पहले भी जो जुबानी तीर हैं वो जमकर चले हैं, वो भी हमने आपको यहां पर बयान तीर के जरिए दिखाया है। चलिए, इसी को लेकर हम जानकारी हासिल करेंगे। तमाम हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक झा हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता। आलोक, आपके पास में आऊंगा। मीनाक्षी हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली से हमारी संवाददाता हैं। और आलोक जो है वो कांग्रेस के बारे में जानकारी देंगे, मीनाक्षी जो हैं वो बीजेपी के बारे में जानकारी देंगी। इसके साथ ही संगीता झा, जो कि हमारी ब्यूरो चीफ है पश्चिम बंगाल की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं और पश्चिम बंगाल की जानकारी उनसे हम हासिल करेंगे। अंजनी पांडे, ब्यूरो चीफ है बिहार के, वो बिहार की पूरी जानकारी देंगे, जहां की 8 सीटों पर वोट डाले जाने 7वें दौर में। इसके अलावा विनोद पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ हैं। उनसे भी हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर 7वें दौर में मतदान होना है। और ये जो दौर है हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर एक ही चरण में ये चुनाव हो रहा है, लेकिन चारों की चारों सीटों की अगर हम बात करें तो पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन मंडी में जब उपचुनाव होता है तो वहाँ बीजेपी को झटका लगता है और कांग्रेस पार्टी इस बीजेपी से सीट को छीन लेती है। खैर, चर्चा इसकी भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आलोक मैं आपके पास आना चाहूंगा। और सवाल मेरा आपसे यह है कि देखिए, दावे तमाम तरह के किए जा रहे हैं, वादे भी खूब हैं, लेकिन अब बारी है डिलीवर करने की। अब यह पता चलेगा कि किसके दावे और किसके वादे में कितना दम है। सवाल यह है कि इंडी गठबंधन, जो कि इस बात का लगातार दावा कर रहा है कि 272 का आंकड़ा हम छूने वाले हैं और आंकड़ा हमारा 300 पार जाएगा, और 300 पार अगर जाता है, 272 का आंकड़ा जो कि जादुई आंकड़ा, उसको अगर वो छू लेते हैं तो सरकार तो बन रही है। लेकिन सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात कही जा रही है, ताकि जो अपने कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाया जा सके, या कैसे देखें इसको? देखिए, जहां तक आपने दावे की बात की अमित, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही दावा किया कि उनकी सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और जनता जो है वो मोदी जी को रिजेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने चरण वाइज जो है, स्टेप वाइज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। साथ में उन्होंने कुछ शिकायतें भी की पत्रकार के सामने, क्योंकि उनका कहना ये था कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। इसके बावजूद बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़िए, वो पहले से ही दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन अगर किसकी सरकार बन रही है ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक तरह से हम अमित इसे समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस दिखाने की ये टैक्टिक्स जो है वो हो सकती है, क्योंकि जब तक नेता अब
कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे तब तक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव में जो है ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये टैक्टिक्स हम जो है अपने पत्रकारिता के करियर में कई बार हमने देखा है, लेकिन सवाल यही है कि दावा तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन वो सीटें आएंगी कहां से? वो कांग्रेस जो है वो बाउंस बैक करने का दावा कर रही है। राहुल गांधी को आप सुनिए, आज वो पंजाब हिमाचल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही हैं और वो भगवान हनुमान के मंदिर भी आज गई थी। उनकी फोटो जो है वो ट्विटर पे वायरल हो रही है जब वो हनुमान मंदिर गई थी। तो दावे तो सबके तरफ से किए गए हैं, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना वोट जो है उन्हें जनता ने दिया है, कितनी सीटें लेकर वो आ रहे हैं, ये 4 जून को ही पता चलेगा। और आज क्योंकि 7वें दौर के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार का आप कहिए तो आज अंतिम दिन है। बिल्कुल, और न केवल अंतिम दिन है आलोक, अब तो चुनाव प्रचार पूरी तरीके से संपन्न भी हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से जो डेडलाइन दी गई थी वो दी गई है शाम 6 बजे तक और अब 6:30 बजने वाले हैं। तो चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मीनाक्षी मैं आपके पास आना चाहता हूं। बीजेपी की ओर से बार बार दावा ये कहा जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि भाई देखिए 6 दौर का जो मतदान हुआ है ना, 272 का आंकड़ा तो हम कब के पार कर गए। अब तो जो लड़ाई रह गई है ना, 7वें दौर का जो मतदान होना है उसमें जो लड़ाई रह गई है वो 400 पार की लड़ाई है। मीनाक्षी बिल्कुल अमित, देखिए लोकसभा चुनाव के 6 चरण के जो मतदान है वो पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण का जो अंतिम मतदान का प्रचार है वो भी अब रुक गया है, लेकिन 7वें दौर में जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ और 7 राज्य है जिनमें 57 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उनमें से 904 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं, जिनमें से जिन सीटों पर जो है नजरें टिकी हुई है वो है उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि तीसरी बार यहाँ से जो है प्रत्याशी बने हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कंगना रनौत है जिनकी सीट पर लगातार जो है वो नजर टिकी हुई है। इसके साथ ही जो अनुराग ठाकुर है हमीरपुर से और चंदौली से जो भारी उद्योग मंत्री है महेंद्र नाथ पटेल और मिर्जापुर से जो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री है अनुप्रिया पटेल, महाराजगंज से वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, आरा से ऊर्जा मंत्री है आर.के. सिंह। नहीं मीनाक्षी वो बात तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी अगर खोती है तो फिर लॉस में जाएगी, फिर वो एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें जिन 57 सीटों का आप जिक्र कर रही हैं, तो इसमें से बीजेपी ने अकेले 25 सीटें जीती थी, एनडीए ने 30 सीटें जीती थी। हालांकि एक सीट पर उपचुनाव होता है, बाद में वो एनडीए जो है वो सीट गवा देता है, तो 29 सीटें कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं एनडीए के पास है मौजूदा वक्त में, और 25 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो बीजेपी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी को इस दौर की अगर हम बात करें तो टीएमसी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सबसे छीनने की जरूरत है। तो वो क्या ऐसा कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए अमित, यहाँ पर ना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार प्रसार किया है और जो कमान संभाली है अपनी पार्टी की, वो बेहद ही यहाँ पर लोकप्रिय भी मानी जा रही है और लोग इससे काफी प्रभावित है। यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेन के माध्यम में, मतलब कैंपेन के जरिए जो भी फोटोज आई है उससे भी लोग काफी आकर्षित है और यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं मीनाक्षी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि सब कुछ मोदी मैजिक के ऊपर निर्भर करता है। और 2014 में हमने मोदी मैजिक देखा, 2019 में हमने मोदी मैजिक देखा, लेकिन 2024 में ये मोदी मैजिक कितना काम करेगा इस पर देश भर की नजरें बनी हुई हैं। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि समय की कमी है, धीरे धीरे सबके पास मुझे जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सबसे मैं सवाल कर लूं। संगीता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीद अगर बीजेपी कहीं से कर रही है तो पश्चिम बंगाल से कर रही है। बीजेपी का यह दावा है कि पश्चिम बंगाल में हम अच्छी खासी सीटें जीतने जा रहे हैं। और अगर इन 9 सीटों की बात करें जिन पर 7वें दौर का मतदान होना है 1 जून को, ये सभी की सभी सीटें अभी टीएमसी के कब्जे में हैं। और अगर बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अब तक का करने वाली है, तो फिर तो ये जो 9 सीटें इसमें सेंध लगानी पड़ेगी। संगीता,
जी देखिए, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से देखिए 9 लोकसभा की सीटों पर चुनाव 1 तारीख को होना है। और आप यह देख लीजिए कि बीजेपी पूरा जी तोड़ कोशिश कर रही है कि बंगाल में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। आप देखिए कि किस तरह से पीएम मोदी ने चुनाव के पहले ही, चुनाव की घोषणा के पहले ही बंगाल में रैलियां की थी, 4 रैलियां की थी। उसके बाद अगर आप देखें तो बंगाल में सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री का पहली बार ऐसा हुआ कि 21 रैलियां कोई देश के प्रधानमंत्री बंगाल में कर रहे हैं। तो सीधा सीधा यही देखा जा सकता है कि बंगाल में बीजेपी चाह रही है पूरी तरह से पैर जमाना, बीजेपी सत्ता में बंगाल में आना चाह रही है और चाह रही है कि बंगाल में बीजेपी को यहाँ पर बहुमत मिले। इसी वजह से आप देखिए कि पीएम मोदी ने बंगाल के कोने कोने में जगह जगह जाकर रैलियां की, जनसभा को संबोधित किया और प्रयास यह किया कि जगह जगह तक पहुंच सके। ऐसे ऐसे जगह पर प्रधानमंत्री मोदी गए जहां से कि पूरे कोने कोने तक वो पहुंच पाए, लोगों तक अपना जो संदेश है वो दे पाए। और साथ ही आप देखिए कि वहीं टीएमसी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि टीएमसी भी चाह रही है कि फिर से एक बार बहुमत लाकर और फिर से अपनी जो पकड़ है वो बनाए रखना चाहती है। वो किसी तरह नहीं चाहती है कि इससे किसी भी तरह का नुकसान कहीं भी हो। लेकिन वहीं पीएम मोदी जब रैली इतनी बार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए टीएमसी को भी एक जो है जमीन खिसकती हुई नजर आ ही रही है। इस वजह से आप देखिए कि जुबानी जो जंग है वो लगातार हम देख रहे थे, चाहे पीएम मोदी हो। पीएम मोदी ने साफ कहा, जिस तरह से आप देखिए कि मथुरापुर जब गए हुए थे, पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल का विकास ही नहीं चाहती हैं, वो ऐसा होने ही नहीं देना चाहती है बंगाल का विकास। आप देखिए कि किस तरह से जब बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी जहां जहां है वहां वहां विकास हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल आज भी विकास से पीछे है। पश्चिम बंगाल में विकास नहीं है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि हम विकास नहीं होने देंगे। वहीं आप देखिए कि अगर ममता बनर्जी की हम बात करें तो ममता बनर्जी साफ कह रही है बीजेपी एक दंगाई पार्टी है। बीजेपी अगर बंगाल में आती है तो फिर बंगाल का विकास नहीं होगा और साथ ही जितनी परियोजनाएं हैं, जो भी फ्री की योजनाएं हो या फिर जो एक अमन चैन है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। इस तरह की बातें ममता बनर्जी अपने सभाओं में कह रही है। रैलियों के दौरान जब वो जा रही हैं उस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करते हुए कह रही हैं। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के जो जिस तरह से पीएम मोदी की रैलियां हुई उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता है वो काफी ज्यादा खुश दिखे, एक उनमें अलग ही एनर्जी दिखी और एक जीत का जो है, जीत का भी मतलब उनमें एक है कि हाँ हम जीतेंगे। और बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि 30 से ज्यादा सीटें बीजेपी को यहाँ बंगाल में मिले और सबसे ज्यादा बीजेपी उम्मीद, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि बंगाल में बीजेपी सबसे ज्यादा उम्मीद कर रही है कि यहाँ से सीटें मिले। और लेकिन वही देखिए कि टीएमसी भी किसी तरह का कोई कसर बिल्कुल और अगर बीजेपी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का दावा किया था, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि 30 से ज्यादा सीटें हम पश्चिम बंगाल में जीतने वाले हैं, यानी कि सिर्फ 12 सीटें छोड़ रहे हैं वो टीएमसी के लिए, या उसमें फिर कांग्रेस को भी शामिल कर लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर आपको 30 सीटें यहां पर जीतनी है या 30 से ज्यादा सीटें अगर आपको जीतनी है तो इन 9 सीटों में से भी आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटों को जीतना होगा जहां पर अभी टीएमसी का कब्जा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और जो हमारे ब्यूरो चीफ उनके पास हम जाएंगे, तमाम जो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी हम अपडेट लेंगे। फौरन लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं, जानकारी हम इस बात को लेकर हासिल कर रहे हैं क्योंकि लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि 6 दौर का मतदान तो हो चुका है, लेकिन 7वें दौर का जो मतदान है वो निर्णायक है। ये बात सही भी है, निर्णायक भी है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई अब जादू आंकड़े की लड़ाई नहीं है, क्योंकि जादुई आंकड़ा तो हम पहले छू चुके हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ और सिर्फ 400 पार की रह गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि 272 का आंकड़ा तो हम पहले पार कर चुके हैं और अब जो लड़ाई रह गई है वो 300 पार के आंकड़े के रह गई। यानी कि जीत के अपने अपने दावे हैं, सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना है दम, इसी को लेकर हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तमाम हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अब आपको सीधे ले चलते हैं हम बिहार से हम जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि बिहार की 8 सीटों पर 7वें दौर में मतदान होना है। लेकिन अंजनी, इन 8 सीटों की अगर हम बात करें तो इन 8 सीटों पर एनडीए जो है वो मजबूत दिखाई पड़ता है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि बिहार में हम अच्छी खासी संख्या में, तेजस्वी यादव को भी कई बार आपने सुना होगा, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में हम यहां पर सीटें हासिल करने वाले हैं और इंडी गठबंधन जो है वो न केवल तगड़ी टक्कर दे रहा है बल्कि बहुत आगे निकल चुका है एनडीए से।
जी, अभी देखिए जैसा कि 8 क्षेत्रों में 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो है वो चुनाव का एक जून को जो है वो होना है और यह अंतिम चरण है और 32 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं। शेष जो 8 सीटें हैं उसके लिए चुनाव हो रहा है और जिन 8 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं उन 8 सीटों पर सभी सीटों पर जो है वो एनडीए का कब्जा था पिछले चुनाव में। तो जिस तरीके से एनडीए निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में लग रही है और एनडीए जो दावा कर रही है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 39 सीट उन्होंने जीता था, 40 में से सिर्फ 1 सीट जो किशनगंज की सीट थी वह कांग्रेस के खाते में गई थी और इस बार यह दावा किया जा रहा है कि वो किशनगंज की सीट जो है वह भी एनडीए के खाते में जो है जाएगी। तो जहां एक और एनडीए 40 की 40 सीटें जीतने का दावा कर रहा है तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता भी जो है वह भी कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें जो है वह इस बार जीतने वाले हैं और बीजेपी जो है वह यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। तो दावे और प्रतिदावे दोनों किए जा रहे हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई होगी, इन दावों में कौन कितना खड़ा उतर पाता है और किसके दावे कितने मजबूत दिखाई पड़ते हैं, यह तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो वोटिंग ट्रेंड्स है उस वोटिंग ट्रेंड्स के आधार पर देखें तो बीजेपी जो है वह निश्चित रूप से जो है वो आगे निकलती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो लड़ाइयां हैं वो लड़ाई यहाँ पर सिर्फ जो है वह मोदी के चेहरे पर, मोदी के मैजिक पर जो है वह लड़ा जा रहा है। जो स्थानीय सांसद हैं उन स्थानीय सांसदों में यदि कुछ की बात छोड़ दें तो बाकी के चूंकि जगहों पर जब इस चुनाव के दरमियान जब गया है सुदर्शन न्यूज की टीम गई है तो जो आम जनता है, आम जनता ने इस तरह की बातें कही हैं कि सांसद कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन एक बात जो चेहरा है वह मोदी का चेहरा है और मोदी के चेहरे पर जो है वह वोट डाले जा रहे हैं। स्थानीय लोग जो है वो अपने उस सांसद से, जिन सांसदों की बात यदि कर रहे हैं जिन्होंने जीता है पिछले बार में, उनसे नाखुश जरूर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वह मोदी मैजिक यानी मोदी के चेहरे पर जो है वह वोट देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि देश को मजबूत करना है और देश को मजबूत करने के लिए जो है वह एकमात्र जो है वह चेहरा सामने नजर आ रहा है। लेकिन उसी तरह से दावे दूसरी तरफ देखें तो इस बार चूंकि इंडी गठबंधन में एक साथ कांग्रेस है, राजद है, सीपीआई माले है और जो दलें हैं वह कम्युनिस्ट दलें हैं, तो मिला करके यदि देखें तो इंडी गठबंधन में कई ऐसी दलें हैं जिनका जनाधार जो है वह स्थानीय स्तर पर रहा है। राजद की यदि बात करें तो राजद के भी विधायकों की संख्या अच्छी है, उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी और मालिक जो है सीपीआई माले सीपीआईएम की, तो इनकी भी विधायकों की संख्या अच्छी है और कांग्रेस की भी अच्छी है। लेकिन जो सीटों का बंटवारा है उस सीटों के बंटवारे को लेकर के यदि देखें तो जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के काफी कह सकते हैं कि विलंब हुआ था इंडी गठबंधन की ओर से। चलिए बिल्कुल ठीक है अंजनी, अब इंतजार करते हैं भाई 4 जून को नतीजे हम सबके सामने होंगे। मैं आपके पास लौटूंगा समय अगर मेरे पास बचेगा तो, लेकिन मैं अब आपके पास आना चाहता हूं विनोद पाठक। और देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ से हैं नहीं, सिर्फ 4 सीटें हैं मात्र, लेकिन चारों सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद उपचुनाव होता है मंडी सीट पर और वहाँ कांग्रेस जो है वो बाजी मार लेती है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि 4 की 4 सीटें हमारी, यानी कि इस बार भी 4-0 रहने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि 4-0 हम करने वाले हैं। 1 जून को चुनाव होने वाला है। सबसे जो अहम सीट है वो मंडी सीट पर रखी गया है, क्योंकि देश भर की जो निगाहें मंडी सीट पे रखी है, क्योंकि वहां से जो बॉलीवुड क्वीन है कंगना रनौत खड़ी है, वहीं जो यहाँ से विक्रमादित्य सिंह खड़े हैं जो वर्तमान में हिमाचल पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं, वर्तमान में पीडब्ल्यू इंस्ट्रूमेंट्स का, और वो एक रजवाड़ा फैमिली से है। उनका जो पिता वीरभद्र सिंह थे वहां 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका एज है। लेकिन आने वाले जो अब वक्त है इसमें कौन किसको देगा, इसमें जनता है किसकी तरफ ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जो पूर्व सीएम है जयराम ठाकुर, वो जब से चुनाव स्थिति घोषित हुई तब से मंडी में ही डटे हुए हैं, वहीं प्रचार कर रहे हैं। और जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हमीरपुर में ही लगे हुए हैं। जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो चारों सीटों पर हालांकि चुनौती बनी हुई है, लेकिन सबसे देश भर की जो निगाहें वह मंडी सीट पे टिकी हुई है। हालांकि तीनों सीट पे जो भाजपा है वो दावा करे कि चारों सीट पे वो चुनाव जीतेगी और जो 6 विधानसभा चुनाव वहां पर भी चुनाव जीतेगी। लेकिन कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जी। लेकिन वर्तमान में आज भी हिमाचल में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है उनका यहाँ पर प्रचार था, शिमला में प्रचार था। उन्होंने कहा कि 300 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, लेकिन अब जो हमारी जंग है वो 400 को पार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हर बार चुनाव में एक एग्जाम की तरह बिठा दिया जाता है, उनकी तैयारी नहीं होती है, लेकिन हर बार वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। इसको लेकर उन पर कहा है। लेकिन हिमाचल की जो जनता है वो किसको देती है, कौन होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, चाहे वो हम बात करें अनुराग ठाकुर की, हम बात करें कंगना रनौत की, विक्रमादित्य सिंह की, जयराम रमेश की, तो ये तमाम ऐसे, माफ कीजिएगा
कांग्रेस पार्टी के भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं। हालांकि जयराम रमेश जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैं आनंद शर्मा की बात कर रहा हूं जो कि कांगड़ा से चुनावी मैदान में है। लेकिन ये जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो चली है। खासतौर पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो 4 सीटें यहाँ से हैं, लेकिन इन चारों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नजरें गड़ाए हुए हैं और दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में जबरदस्त कांटे का मुकाबला जो है वो कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन हरे राम चंडीगढ़ सीट का क्या हाल है? क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में होना है। कांग्रेस की तरफ से एक अच्छे खासे कैंडिडेट जो कि हैवीवेट कैंडिडेट कहा जा सकता है, मनीष तिवारी चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से संजय टंडन है। कैसा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखो, दोनों पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। जहां बीजेपी की बात करें, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं संजय टंडन, वो इस बात के भरोसे है कि जो बीजेपी का संगठन है और आरएसएस का जो बैकिंग है उनके पीछे, उसके सहारे वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मनीष तिवारी की बात करें तो मनीष तिवारी को आम आदमी पार्टी का सहारा है। केजरीवाल ने कल रोड शो चंडीगढ़ में किया था, उससे काफी उन्हें उम्मीद है कि आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उनको वोट दिलाने में काफी मददगार साबित होंगे। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात की जाए तो संजय टंडन जहां मनीष तिवारी को बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं, वहीं मनीष तिवारी का कहना है कि किरण खेर जो कि पूर्व सांसद थी चंडीगढ़ की, उनकी गैर हाजिरी जो है काफी ज्यादा थी चंडीगढ़ को लेकर के। वो लोगों से मिलती नहीं थी, दूरी बना करके उन्होंने रखी थी। इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं वो चंडीगढ़ में इस बार खूब उठाए गए हैं और इन्हीं के सहारे बीजेपी और कांग्रेस जो है चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है। बिल्कुल ठीक है। हरे राम, मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर से अगर समय बचेगा तो। अरुण मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ओडिशा की जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो चली है। पीएम मोदी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक जो है वो पूरी तरीके से थक चुके हैं और ना तो प्रदेश की जनता वो उनके ऊपर भरोसा कर रही है और ना ही लोग जो हैं वो उनके ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं। हालांकि नवीन पटनायक ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में जो भी हेल्थ को लेकर खासतौर पर बात कही जा रही है पीएम मोदी की ओर से, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर 6 सीटों पर चुनाव होना है। कैसे देखा जाए, कितना दिलचस्प ये मुकाबला तो बड़ा ही दिलचस्पी है यहाँ पर, और बार बार आरोप प्रत्यारोप के अंदर चलता ही रहता है ये राजनीति उड़ीसा का इस बार 2024 का जो राजनीति। तो ये एक तरफ से मोदी जी ने हेल्थ इश्यू को लेके सवाल किए तो उसका जवाब में नवीन पटनायक भी उसका उत्तर रखते हुए बोले कि मैं तो पूरा ठीक हूं और महीना भर मैंने कैंपेन किया हूं उड़ीसा भर में, और ये लोग झूठा दावा दे रहे हैं। और ये इस बात तक भी नवीन जी ने बोले कि ये दिन में सपना देख रहे हैं सत्ता बनाने के लिए। और आज का अगर देखा जाए तो आज भी नवीन पटनायक, तीनों पार्टियों ने जोरदार प्रचार किए। जैसे कि नवीन पटनायक भी आज प्रचार किए बालेश्वर में, उधर राहुल गांधी भी बालेश्वर में प्रचार किए और धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी की ओर से बालेश्वर में प्रचार किए। तो एक बार साफ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण। और राहुल गांधी की ओर से कहा भी गया है कि बीजेपी और बीजेडी में कोई अंतर नहीं है, ये एक दूसरे की ए और बी टीम है, आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मैच फिक्स है। बार बार इस बात का आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से लगाया जा रहा है। झारखंड का रुख करेंगे, झारखंड की जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। मुकेश खत्री, झारखंड की भी 3 सीटों पर चुनाव होना है, किस तरीके से इसको देखा जाए, कितना दिलचस्प मुकाबला। और हमने देखा इसके पहले जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर तो चला ही, लेकिन इन सब के बीच में कौन किस पर भारी? झारखंड के संदर्भ में बात करें तो जो 3 सीटों पर अभी चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें 2 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 सीटें जो है वो थी जेएमएम के पास जी। इस मामले में समझना होगा कि इस बार जो है अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बात करें या फिर प्रधानमंत्री की, इन सभी के अलावा विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ पर काफी स्टार प्रचारकों का दौर रहा है इन तीनों क्षेत्रों को लेकर। तो इसको अगर देखा जाए तो ये सीधी तौर पर बीजेपी इसको लूज करना नहीं चाहती। वो चाहती कि जो 1 सीट कांग्रेस के पास था, राजमहल, जो 2019 में बीजेपी ने हारा था, वो भी चाहती कि वो सीट भी हमें वापस मिले। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा इस लिहाज से भारी है। पर लेकिन यहाँ पर मामला जो बनता है देवरानी और भाभी का, क्योंकि जो सीता सोरेन है दुमका में जी, वो जो यहाँ के दिशोम गुरु माने जाते हैं शिबू सोरेन, उसकी बड़ी बहू है और उनकी जो छोटी बहू है कल्पना,
वो उनके खिलाफ प्रचार कर रही है, वो जेएमएम में है और सीता जो है वो बीजेपी की ओर से दुमका पे है। हालांकि दुमका जो है 2019 में बीजेपी के सीट था। बिल्कुल, इस पर कैंडिडेट को बदला बिल्कुल मुकेश, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको, और आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। लेकिन जयराम रमेश का जिक्र इसके पहले मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जयराम रमेश की ओर से इस बात का दावा आज किया गया। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री तय हो जाएगा, सरकार हम बनाने जा रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ा दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। मतलब उनका कॉन्फिडेंस देखिए, जबरदस्त कॉन्फिडेंस उनका देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि मतदाताओं को 7वें दौर से पहले रिझाने की कोशिश और ये बताने की और जताने की कोशिश कि भाई सरकार तो हम ही बना रहे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा भटकने की और ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि चुनाव प्रचार जो है वो संपन्न हो चुका है और 7वें दौर का मतदान 1 जून को संपन्न हो जाएगा। बारी होगी 4 जून को नतीजों की, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। और सुदर्शन न्यूज़ पर मेगा और एक बड़ी कवरेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले एग्जिट पोल आपको हम दिखाएंगे 1 तारीख को, और उसके बाद 4 जून को नतीजे सबसे पहले आप सुदर्शन न्यूज़ पर देख पाएंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।